अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ में हस्बे वादा एक मरतबा फिर एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का हम सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। एजाज़ सैयद साहब, आपने एक हल पेश किया, आपने ये कहा कि ये इस तरह से हो सकता है कि प्रायोरिटाइज़ किया जाए, इस्लाहात का अमल लाया जाए, लोकल गवर्नमेंट की आपने बात की। पहला सवाल तो लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक है, तफसील तलब है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको इख्तिसार के साथ। जब हमारी सूबाई और कौमी असम्बली तश्कील पाती है, उन लोगों की पूरी कोशिश, पूरा ज़ोर इस काम पे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट ना इस्टेब्लिश होने पाए, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ही ना होने पाए, उनको इख्तियार ना दिया जाए। मुझे बताएं ये माइंडसेट आप कैसे चेंज करेंगे? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि सियासी जमातें जब मजबूत होंगी और सियासी जमातों को इस बात की रियलाइजेशन जब आएगी कि हमने अगर इस मुल्क को चलाना है, आगे लेके जाना है, तो आपको लोकल गवर्नमेंट। आपने सियासी जमातों की एक गलती आइडेंटिफाई कर ली? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज, ये एक गलती आपने आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए, ये फरमाइए कि जब हम कहते हैं कि जी फैसले कहीं और होते हैं, तो ये जो फैसले मान लेते हैं, ये क्यों मान लेते हैं? इनकी कोई कमजोरी होती है उनके पास? बिल्कुल कमजोरियाँ होती हैं। तो वो मौका कौन देता है कमजोरियाँ प्रोवाइड करने का? मैं जवाब देता हूँ आपको। बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मौका कौन देता है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, मैं सुन लीजिए, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैंने इस घर के बाहर एक चौकीदार रखा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ। ठीक है। घर में शहजाद फारूकी साहब का और मेरा, या शहजाद फारूकी साहब का और घर में कोई झगड़ा हो जाता है, तो अब आप उस चौकीदार को कहेंगे कि चौकीदार आके कब्ज़ा कर ले क्योंकि आपने मौका दे दिया गलती का। ये इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है। इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। गलतियां आप करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गलतियां की हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी ने गलती की है, सज़ा उसको मिल रही है। नून लीग ने गलती की है, सज़ा उसको मिल रही है। नवाज़ शरीफ, आपको क्या समझते हैं, नवाज़ शरीफ जो अंदर हुआ है या आसिफ अली जरदारी जो अंदर हुए हैं, ये इस वजह से अंदर हुए हैं कि इन्होंने चोरी की है? ये इस वजह से हुए हैं अंदर कि इनकी जमातें ग्रास रूट लेवल पर मजबूत ही नहीं थी। नहीं तो ग्रास रूट लेवल पर मजबूत कैसे होंगी अगर आपका लीडर अगला जो है वो या हमजा है या मरियम है या बिलावल है, फॉर दैट मैटर, आप ये चाहते ही नहीं है कि आपके अलावा कोई और आदमी जो है वो सामने आ सके। तो ऐसे में प्योरली ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी वो लोगों को कैसे पता चलेगी कि उसका फ़ायदा क्या है? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर नहीं पता लगेगी, अगर नहीं होता रहेगा, इसी तरह जूते खाते रहेंगे, इसी तरह मार पिटती रहेगी। तो इसमें आम आदमी का क्या कसूर है? नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ ना आम आदमी का कसूर है। मेरा तो ये कहना ही नहीं आम आदमी का कसूर है। सफ़र तो आम आदमी कर रहा है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आम आदमी तो हर दो सूरत में सफ़र कर रहा है। जो इन जमातों को गिरफ्तार करके, इनके लीडरों को गिरफ्तार करके हासिल किया, क्या आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है ऐसे? मुझे ये बताएं कि अगर नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार हुआ है या आसिफ जरदारी गिरफ़्तार हुआ है और कल खुदा न खास्ता इमरान खान गिरफ़्तार हो जाता है, तो क्या आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। उसके लिए तो इस बात का देखिए, अगर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, अगर फ़ैसला करना है, अगर आप कहते हैं कि जी हम तो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा खैर ख़्वाह हैं, अगर आप कहते हैं तो आप इस बात पे करें, इस बात पे कहें कि जी हम तो, आप मुदाखलत नहीं करेंगे, आप ये सिस्टम में। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम मान लिया कि ये इनके कसूर हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी गलतियाँ हैं, कसूर हैं, ब्लंडर्स हैं, मफादात हैं, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जब आपको इस बात का इल्म हो, कि भाई 18 माह हुकूमत रहने देंगे, 24 माह हुकूमत रहने देंगे, या 3 साल हुकूमत, इन 3 सालों के अंदर ही मैंने मेगा प्रोजेक्ट्स भी करने हैं ताकि अगला वोट ले सकूं, इन 3 साल के अंदर ही मैंने बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी है इन टर्म, और इन्हीं 3 साल के अंदर उन तमाम लोगों को भी नवाजना है जो मेरे इक़्तिदार में आने का सबब बने हैं, ताकि मैं आगे। एजाज़ सैयद साहब, बात ये है, मेगा प्रोजेक्ट हमने करने हैं, 10 साल तो आपको पूरे मिले ना। अब वो 24 महीनों वाली, 18 महीनों वाली कहानी तो ख़त्म होगी। पिछले तो 10 साल पूरे गुजरे हैं ना। 5 साल पीपल्स पार्टी के, 5 साल नून लीग के, 10 साल पूरे मिले ना। हाँ, दो मुख्तलिफ जमातों को 10 साल मिल गए ना। जी। लेकिन उसमें एक डाउन साइड थी कि 2 मुख्तलिफ जमातों को पूरे नहीं मिले। कैसे? पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, हाँ। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब का कंट्रोल नहीं था, ठीक है, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक। नून लीग के पास
जो इकोनॉमिक हब है कराची सिंध वो नहीं था। ठीक है, ये डाउन द रोड इश्यूज हैं, ये डाउन द रोड और ये हमारी पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स हैं, इनको समझ के इनके मुताबिक हमें जिंदा रहना है। और 10 साल जो आप कहते रहे ना कि आपने कहा जी 10 साल मिले उनको, मैं उस पर भी थोड़ा सा एतराज़ करूँगा। आप पीपल्स पार्टी के 5 साल पहले बात कर लीजिए, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का चले जाना, उसके बाद से गिनने सलाला, एबटाबाद में ठीक है, वो मामला आ गया उसामा बिन लादेन का, लड़ाइयाँ आ गई आपस में, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई और एक प्राइम मिनिस्टर निकल गया। ठीक है, जब आपके प्राइम मिनिस्टर्स आके सिर्फ ये संभालते रहे कि हमने पिंडी से ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, अदलिया से कैसे ताल्लुकात बनाने हैं, लोगों को कैसे परफॉर्म करनी है और फिर अपने लोगों को नवाजना कैसे है अपनी पार्टी को, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ये नवाजने का कॉन्सेप्ट जो है वो आप इसको जेन्युइन समझते हैं? मैं नवाजने का कॉन्सेप्ट को जेन्युइन नहीं समझता हूँ। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टियाँ जब पावर में आती हैं, अगर यूसुफ रजा गिलानी, अदनान ख्वाजा मैट्रिक पास को एक पूरे इंस्टीट्यूशन का हेड बना देते हैं और उस पर आवाज़ उठती है या उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर ले लेती है, वो गलत करती है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक करती है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आप अमेरिका में चले जाएँ, आप बरतानिया में चले जाएँ, जब लेबर की हुकूमत आती है तो वो क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर अपने बंदे तैनात करते हैं। ठीक है, ऐसे उसका मैंडेट है उनके पास। ठीक है, मैंडेट है। अब कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ठीक कि आपने मैट्रिक पास को तैनात किया है या इर्रेलेवेंट आदमी को किया है। ठीक है, एक ये भी एक बड़ा आलमी है, एक ये भी बहुत बड़ा आलमी है कि हम तजर्बा नहीं देखते, हम तालीम भी देखते हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए नहीं कभी नहीं जाते। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, मेरे और आपके देखे की मिसाल है। नून लीग की हुकूमत में अबसार आलम चेयरमैन पैमरा तैनात हुए। ठीक है, अबसार आलम के पास इस बात का राइट था कि वो जॉब अप्लाई करता, उसको जॉब मिल गई। बिल्कुल ठीक। मान लिया कि हुकूमत ने अप्लाई किया, ये भी मान लें, कहा गया कि जी उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, मास्टर्स नहीं किया। ठीक है, हालांकि वो बाहर से पढ़ के आया हुआ शख्स को, यानी कि कोई उसका एक्सपोजर है, वो काम को समझता है, सारी उम्र उसने उसी काम को दी है, उसी काम को दिया है। तो हम टेक्निकलिटीज में जाएं, असल बात टेक्निकलिटी हम उस वक्त जाते हैं जब वो बंदा हमें सूट नहीं कर रहा होता। जी 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 जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उसके ऊपर कोई तय कर लेना चाहिए तरीकाकार, कोई बोर्ड बना देना चाहिए, कोई जो फैसला साजी करे, जो रिकमेंडेशन करे, उसमें कौन बनाए? एस्टैब्लिशमेंट बना दे। इन्हीं हुकूमतों ने बनाना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन्हीं जिनको तो आप बनाते क्यों नहीं? आपको याद है नवाज शरीफ ने अनाउंस किया था पहली दफ़ा, उन्होंने एक वो बना भी दिया था, आपको याद होगा, मुझे अब नाम भूल रहा है किन की सरबराही में, कि ये जो है ना कारपोरेशनें और दीगर जो इस तरह के इदारे हैं, इनका हेड लगाने के लिए एक बाकायदा सिस्टम मुझे याद है एक कमेटी अनाउंस की गई थी रऊफ़ चौधरी साहब की सरबराही में। क्या बना उस सरबराही का? उसने कितनी तकर्रियाँ की? अच्छा, तकर्रियाँ तो आपने वही की जो आपने करनी थी। क्योंकि अगेन वही बात है ना कि मैं इस इशू को जानता नहीं हूँ कि रऊफ़ चौधरी साहब की कमेटी क्या बनी थी या नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल चीज़ों को बात वही है जो आप कर रहे हैं कि एक बना दें, उसके तहत चला दें। जी 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 जी। नवाज शरीफ साहब ने पहले 35 दिन के अंदर अंदर ये अनाउंस किया कि जी ये मैंने बना दिया है कारपोरेशनों का और ये सारे फैसले ये करेंगे। अच्छा, टू बी फेयर मैं यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के दौर में अक्सर जो तैनातियाँ की गई हैं उनको बेहतर समझता हूँ। ठीक है, मैं उनको बेहतर समझता हूँ, आप उस एक से, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% बेहतर है, वो तो कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उनमें खामियाँ हैं, उन पर बात हम कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, असल इशू ये है कि आपने इस मुल्क के अंदर जिस वक्त तक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को पूरा नहीं करना ना, उस वक्त तक ये मसाइल होते रहेंगे। जितना अरसा आपने सियासी जमातों को और सियासतदानों को मारने में लगाया ना, इतना अरसा अगर आप इनको मजबूत करने में लगा देते ना, आप अपने काम से काम रखते। ठीक है, आप कहते कि हमें हमारा ये एरिया है, हम इस पर काम करेंगे, आप अपने एरिया की परफॉर्मेंस दें। ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल में मुल्क बड़ा बेहतर भी हो जाता। लोग देखें, मीडिया आवाज़ उठाता और मीडिया ने उठाई भी है, गलत तैनातियों के ऊपर भी उठाई है, जाली डिग्रियों के ऊपर भी उठाई है, करप्शन के ऊपर भी उठाई है, बदनवानी के ऊपर भी उठाई है, गो के सिर्फ सियासतदानों के बारे में उठाई है। एजाज साहब, बात ये है, मेरी गुजारिश समझ लें, ये लोग अपने अंदर से जमहूरियत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। इनका सिर्फ एक सीढ़ी है
जमहूरियत जिसको ये इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो अपने उस इक़्तिदार के ज़रिए ताकत को मज़ीद ताकत में और मज़ीद ताकत को उससे ज़्यादा ताकत में कन्वर्ट करते हैं, पैसे को मज़ीद पैसे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मज़ीद पैसा हासिल करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि यार एयर ब्लू तो चल जाएगी, ये आपसे नहीं चलेगी, बेशक आप मुल्क के वज़ीर आज़म हो, आप इत्तेफाक फाउंड्री तो चला लेंगे, लेकिन आपसे कभी भी पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चलेगी। पाकिस्तान स्टील मिल फ़ारिग कर दी आपने। ये अब एक और इस पे मैं बात आपसे करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये इस आर्गूमेंट का जवाब दे दें कि आपके अपने इदारे जो हैं वो तो ठीक चलते हैं, ज़ाती मलकियत, पाकिस्तान को आप ओन नहीं करते, आपकी ज़ात का मसला नहीं है, इसलिए वो आपसे ठीक नहीं चलता। अच्छा शहजाद भाई, ये जो आपने बात की है ना, ये सुनने में कानों को बड़ी भली लगती है, ठीक है। हम लोग बैसियत कौम, हम अपने जो खामियां हैं या कमज़ोरियां हैं उसका ज़िम्मेदार एक फ़र्द की शक्ल में देखना चाहते हैं। हमेशा स्केपगोट चाहिए होता है, हमें स्केपगोट चाहिए होता है, हम सिस्टम और स्ट्रक्चर को नहीं देखते। ठीक कह रहे हैं आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा कि इत्तेफाक फाउंड्री तो चला लेते हैं, वो पाकिस्तान स्टील मिल नहीं। अब आपको बताता हूँ, मैं सुनिएगा। पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर यूनियन बनी हुई है, ठीक है। ऐसी जब भी कोई भी हुकूमत आकर, मौजूदा इमरान खान की हुकूमत आकर फैसला करने लगती है तो यूनियन हड़ताल कर देती है, ठीक है, ठीक है। अब यूनियन वालों को आप हटाने लगते हैं जो कि कामों पे भी नहीं आते, तो मैं और आप हम मसला बना देते हैं मीडिया वाले कि देखें जी ये तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी हो रही है, यूनियन की इजाज़त होनी चाहिए। अब यूनियन की इजाज़त होनी चाहिए। अब ये देखें, ये स्ट्रक्चरल खामी है, स्ट्रक्चरल खामी को पूरा करने के लिए। एक सेकंड में यहाँ पे रोक सकता हूँ? जी 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 प्लीज़। परवेज़ मुशर्रफ भला आदमी था, बुरा आदमी था, उसकी नेकी बदी उसके साथ। जब वो गया है स्टील मिल, गालिबन जनरल क्यूम थे उस वक़्त पाकिस्तान स्टील मिल, जी जी, जैसे 8 अरब रुपया मुनाफा दे रही थी उस वक़्त। मुझे ये बताइए उस वक़्त ये स्ट्रक्चरल रुकावटें क्यों नहीं रास्ते में आ रही थी? पहली बात। दूसरी बात, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो वो कहेगा कि यार इसमें मेरे 2000 बंदे खप जाएं। MQM का जोर चलता है, वो कहता है 2000 मेरे बंदे इसमें खप जाएं। मेरी हुकूमत आई, मुस्लिम लीग नून की आई, तो उन्होंने कहा 5000 हमारे भी होने चाहिए। तो इसमें जब हम हुकूमती वसाइल पर दादाजी की फातिहा कराने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली उस इदारे की मौत वाक़या हो जाती है। हम ये बात क्यों नहीं समझते? इस बात में देखें कोई शक ही नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये माइंड सेट ये बात सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल एलीट की जिस तरह से बात करते हैं, जो आपकी हमदर्दी है वो मुझे समझ आती है, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये इसके लिए खुद जिम्मेदार है। मैं, आपको लगता है मुझे इस बात पे यकीन है, लेकिन मैं इस बावजूद, इस तमाम के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इनसे बात की जा सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बात भी करने नहीं देते, ठीक। मैं ये इस सब के बावजूद, मतलब आप आज़ादी इजहार के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो जो कदगान है इस पे भी बात कर रहे हैं? नहीं, आज़ादी इजहार के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये सियासतदान गलत करते हैं ना तो मैं और आप इनसे बात कर सकते हैं, इनके मुंह पे बात करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ और कोई पंजाबी में कहते हैं डाडा मारे भी थे रोण भी ना देवे। आप उनकी बात कर रहे हैं, चलें उस पर भी बात करते हैं। मैं एक सवाल और आपसे, चूँकि बात हो रही है पाकिस्तान स्टील मिल की, ये जो हफीज़ शेख साहब, कुछ लोग होते हैं जिनको हुकूमत के पास इदारे अच्छे ही नहीं लगते। हफीज़ शेख साहब पहले जब आए थे तो PTCL बेच गए, मुनाफे में चलती हुई अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने बेच दी। उन्होंने पैसे रोके हुए हैं, आपने जितने पैसे में उनसे डील की थी उससे ज़्यादा की आपने प्रॉपर्टी और ज़मीनें दी हैं उनको, इसके बावजूद वो पैसे आप नहीं ले सके। अब ECC में कम से कम मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक मैं प्रोग्राम करूँगा जिन लोगों ने इस पर पाकिस्तान स्टील मिल चलाने के हवाले से 4 प्रपोजल जमाए हैं इस वक्त वहाँ पे, उसको रद्द करके इन्होंने आउटराइटली ये फैसला किया कि इसको बेच दें। ये कुछ लोग जो बाहर से आते हैं ये हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि इसको भी बेच दें, रेलवे भी बेच दें, PTCL भी बेच दें, PIA को भी निकाल दें, ये क्या है, ये क्या अप्रोच है? अच्छा मुझे एक मिनट बताइए, ये किन साहब का नाम लिया आपने? जरा नाम शेख साहब।
तो ये किस किस के वजीर हैं इधर? ये इन सारों के वजीर हैं जो जिनका वक्त गुजरा है। सारों के वजीर कैसे रहते रहे? ये क्या गिदड़ सिंह? ये नहीं तो मुझे ये बताएं, गिदड़ सिंह जो भी हो, अगर आप वजीर आजम हैं और आप मुझे अपने साथ नहीं देखना चाहते तो आप मुझे लगाते क्यों है साथ? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो तो वजीर आजम है जिसने भी लगाई। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ जिसने भी लगाई वो गलत किया ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये कैसे, ये सवाल तो पैदा होता है ना कि एक साहब हैं जो मुशर्रफ साहब के दौर में भी हैं, ठीक है, जो जरदारी साहब के भी हैं, जो नवाज शरीफ साहब के भी हैं, जो इमरान खान साहब के भी हैं, ठीक है। अब सवाल ये दिल में पैदा होगा आपके भी कि वो कौन सी कॉमन चीज थी जिसने इन साहब को ग्लू किया तमाम वज़ीर आज़मों के साथ? सवाल पैदा नहीं, मेरे पास मालूमात नहीं है, मैं तो इसलिए आपसे अंदाजा क्या है या आपका तजिया क्या है? मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आप उस ग्लू का नाम क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, मैं वो जो ग्लू जो है वो जो भी है, मैं तो सवाल पैदा कर, आम आदमी को सोचने पे जोर दे रहा हूँ। अच्छा चले, कि आम आदमी सोचे कि वो ग्लू कौन सी है। इसी से एक मिलता जुलता सवाल और भी है। चलें जी, हफीज़ शेख साहब के पास एक ग्लू है। मुझे ये बताएं कि ये जो मखदूम साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इसी तरह जहांगीर तरीन साहब हैं, इसी तरह राना सनाउल्लाह भी दो पार्टियां तो पहले, अच्छा फरदौस हासिक अवान है, फॉर दैट मैटर। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अब लोग फैसला करते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये हर सिस्टम में एक्सेप्टेबल कैसे हो जाते हैं? फिर ये तो बात सिर्फ उस ग्लू की नहीं है, फिर ग्लू की 2-3 किस्में हैं। इशू ये है शहजाद भाई, जो बात मैंने डे 1 में जो शुरू में कही ना, कि जिस वक्त तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ये मामलात ऐसे के ऐसे करना है। ये मामलात आपने, मैंने और हमारी सियासी क़यादत ने करने हैं। ये मामलात किसी और ने नहीं। क़यादत तो कहती है मरियम नो इलेक्शन लड़न दो तो उस तो इलावा साडे को जिथे मर्जी साइन करा लो। मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर सियासी क़यादत कहती है ना कि मरियम और बिलावल भुट्टो जरदारी, और अगर उनकी जमातों को वो क़यादत कबूल है तो दैट इज़ फाइन। इशू कहाँ पर है? ये यार आप मुझे खुदा का नाम है, मेरा ये सब मेरी मतीउल्लाह जान से बहस होगी इस बात पे। भाई आप ये कैसे तय कर लेते हैं कि ये 4 आदमी हैं जो फ्यूचर के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, सदर प्रेस क्लब बन सकते हैं, बाकी सारे जो हैं वो नाअहल हैं, जाहिल हैं, उल्लू के पट्टे हैं? ये मैं नहीं कह रहा। मुझे ये बताइए कि 22 करोड़ की आबादी में ये 4 लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर सकते हैं। मुझे बताइए, ख्वाजा आसिफ का नाक बहता है? मुझे ये बताएं कि क्या ख्वाजा आसिफ ने पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी एक्सेप्टेबल था सब के लिए? आपके ख्याल में शहबाज शरीफ इस वक्त वापस क्यों आए हैं? एक मिनट मुझे ये बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, क्या इन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर जो भी दिखावे के इलेक्शन हुए हैं, क्या इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं? उनकी जरूरत ही नहीं है। मैं दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ दी पॉइंट। ये जो बात आप कह रहे हैं, मैंने अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है ना, ठीक है, वो अमेरिका में भी है, ठीक है। आप देखें, बुश का बेटा भी आ जाता है इलेक्शन में, और नाम भी बरतानिया में भी देख लें, ठीक है। इशू ये है कि क्या आपकी जमात के ट्रूडर जो है, जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपकी जमात के अंदर नया खून आ रहा है या नहीं आ रहा, ये इशू है। जब आपका काउंसलर अगली दफ़ा लोगों की सपोर्ट से MPA बन जाएगा और MPA बनकर अपने MNA को चैलेंज करेगा और सूबाई वज़ीर को चैलेंज करेगा, और सूबाई वज़ीर और वज़ीर आला बजट लेने के लिए मरकज़ का गिरबान पकड़ेंगे, तो उस वक्त तब्दीली आएगी, चाहे ऊपर बिलावल बैठा हो या मरीम नवाज़ बैठी हो, और वो भी चेंज हो जाएंगे अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीज़ चलती है, अगर ये सर्कल चल पड़ा। देखिए, गाली निकालना, बुरा भला, चोर हैं, लुटेरे हैं, ये कहना बड़ा आसान बातें हैं। सॉल्यूशन क्या है? अब मैं आपकी बात मान, आप कहते हैं जी कौन करेगा। मैं आपको ज़रा, अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं कि आप नवाज शरीफ को भी निकाल दें, आप आसिफ अली जरदारी को भी निकाल दें, आप इमरान खान को भी निकाल दें, किसको लाएंगे आप? देखिए, किससे बात करने के लिए? मेरा डायलेमा ही ये है भाई, मेरा पॉइंट, आपने अपना मुतबादल तैयार ही नहीं किया, आप अपने आप को नागुज़ीर समझते हैं। यानी कि आपने मान लिया ना इस बात को, यानी कि आप इस बात को, ये बाय डिजाइन है, इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हमने जो इंगेज करना है ना, किसको करना है? इन्हीं को इंगेज करना है।
अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में, दस्तियाब हालात में हमने उन्होंने अपने अलावा चीज़ें सारी शेल्फ से हटा दी हैं, मैं क्या उठाऊं? अगर शेल्फ से हटा दी हैं तो हमने देखा कि राजा परवेज़ अशरफ आया ना, हाँ। हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी आया, हाँ। हमने ये भी देखा कि शायद ख़ाकान अब्बासी आया, हाँ। तो वो आ जाएंगे, हालात उनको ले आएंगे। इंगेज हमने किनको करना है? इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स को करना है, इनको कन्विंस करना है, इनको हमने सवाल उठाना है, इनकी क्रिटिसिज्म करनी है, इनको बुरा भला भी कहना है, लेकिन इतना बुरा भला नहीं कहना कि कोई और आ जाए। ठीक है ना। एजाज़ सैयद साहब की गुफ्तगू का लुबे लबाब जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर सकता हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ कि हमें इन्हीं इदारों और इन्हीं रियासती इदारों के अंदर रहते हुए, रिसोर्स के अंदर रहते हुए, पॉलिटिकल ऑप्शंस के अंदर रहते हुए बेहतरी की उम्मीद को नहीं छोड़ना है, बल्कि अपने आप को दुरुस्त करना है। अपने मुतलका जो नुमाइंदे हैं उनके साथ अपने राब्ते को इस हद तक बेहतर बनाना है। जवाबदेही का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए कि किसी आदमी को चूं चरां करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये अकाउंटेबिलिटी का अमल जो है वो अपने काउंसलर से शुरू करेंगे और फिर आप अपने MNA तक के गिरेबान को पकड़ लेंगे, तो फिर इनके पास बेईमानी करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बड़ी लंबी गेम बताई है भाई ने, और मैं इनके साथ हूँ इनकी खुश उम्मीदी में। और मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मुल्क तो चलता रहेगा, हम लोग रहे या ना रहे। हमारी दुआ और ख्वाहिश ये है कि ये सारा काम हमारी ज़िंदगी में हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।